हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, इसमें से आज के जो अपने जो टॉपिक रहेंगे उसमें रहेगा बहुलक, कार्बनिक अम्ल और विस्फोटक पदार्थ। तो इसमें बहुलक और ये कार्बनिक अम्ल आपने देखा होगा एग्जाम्स में अधिकांशतः पूछ लेता है कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जैसे खट्टे दूध में, है ना, नींबू में, सिरका में, इस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं वो। और इसमें से बहुलक। तो फ्रेंड्स, इसमें से आज का कंटेंट देखते हैं। इसके पहले भी हम जो वीडियो बनाए हैं वो भी आप देखें। एक बात और फ्रेंड्स, ये जो है आप इसको किसी भी तरह से पढ़ें, चाहे ये इस वीडियो से पढ़ें या किसी और माध्यम से पढ़ें, लेकिन इसको पढ़ें ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम, उसमें आपको सीधे सीधे इससे प्रश्न मिल जाएंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि शुरुआती पढ़ने में ये थोड़ा सा टफ लगे या मतलब रुचिकर ना लगे हमें, लेकिन फ्रेंड्स, रुचिकर से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी होता है कि हमें ऐसा कंटेंट मिले जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में उपयोगी हो जाए। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप किसी भी माध्यम से पढ़ें, इस वीडियो से पढ़ें या किसी और माध्यम से, लेकिन पढ़ें ज़रूर फ्रेंड्स। चलिए देखिए, तो इसमें बहुलक का जो चैप्टर है इसको शुरू करते हैं। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। मतलब जो आइसोप्रीन है ये प्राकृतिक रबर का बहुलक है। ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नाइलॉन में वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है वो है नाइलॉन। नाइलॉन जो है वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, इसलिए ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। घी, स्टार्च, प्रोटीन एवं रुई, रुई का मतलब कपास, में से जो बहुलक नहीं है वो है घी। घी बहुलक नहीं है। बाकी इसमें से देखिए जो स्टार्च है, प्रोटीन है या फिर कपास है, ये बहुलक की श्रेणी में आते हैं। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है एथिलीन का। तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है किसमें? पॉलीथीन के संश्लेषण में। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है, तो प्लास्टिक से उत्पन्न होती है क्या? पॉलीएथिलीन गैस। जो प्लास्टिक ये होती है इससे पॉलीएथिलीन गैस निकलती है जो कि हानिकारक भी होती है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है किसका? पॉलीएमाइड का। पॉलीएमाइड को केवलर भी कहते हैं, आगे इसमें आएगा भी। तो यदि बुलेट प्रूफ हमें वस्त्र बनाना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? पॉलीएमाइड का उपयोग करेंगे। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरीथेन, पॉलीस्टायरीन तथा पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है वो होता है पॉलीकार्बोनेट। तो पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है किसमें? बुलेट प्रूफ खिड़कियों के निर्माण में। अगर वस्त्र बनाना है तो उसके लिए पॉलीएमाइड या फिर इसी को जो पॉलीएमाइड है इसको हमने अभी डिस्कस किया, बताया कि इसको क्या कहते हैं? केवलर भी कहते हैं। रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा तथा लैमिनेटेड मतलब कि पटलित कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए लैमिनेटेड कांच का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए 4 कथन दिए हैं और इनमें से बताना है कि कौन कौन से कथन इनमें से सत्य है। तो टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक हैं, ये यहाँ पर सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी सही है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी यहाँ पर क्या है? सही है। और प्राकृतिक रबर का बहुलक यहाँ पे देखिए बता रहा है कि क्लोरोपीन है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चौथा गलत है। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली परत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो होता है टेफ्लॉन। आपने देखा होगा कि इस तरह के भी बर्तन आते हैं जिनमें आप अगर कुछ पकाते हैं तो वो उसकी सतह में चिपकते नहीं हैं। ना चिपकने वाले जो बर्तन होते हैं वो टेफ्लॉन के बने होते हैं, मतलब कि उनमें के ऊपर टेफ्लॉन की परत चढ़ा दी जाती है। ना चिपकने वाली जो कढ़ाई का निर्माण है या कढ़ाई जो बनाई जाती है, अन्य बर्तन बनाए जाते हैं, फ्राई करने वाले बर्तन बनाए जाते हैं, वो सारे टेफ्लॉन के बने होते हैं, उनके ऊपर टेफ्लॉन लगाया जाता है। और टेफ्लॉन है क्या एक्चुअली? टेफ्लॉन है एक फ्लोरोकार्बन। तो टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन होता है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलेक्टम तथा पॉलीस्टायरीन में से पॉलीमर नहीं है। तो इसमें से कैप्रोलेक्टम जो है ये पॉलीमर नहीं है। फिनाल का उपयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। तो बेकेलाइट यदि बनाना है तो किसका उपयोग करेंगे?
फिनॉल का उपयोग करेंगे। कार्बनिक अम्ल अपना अगला जो टॉपिक है वो है कार्बनिक अम्ल से। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज होता है, ये कथन में दिया गया है और कारण यहाँ पर दिया गया है कि फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों यहाँ पर सही है, लेकिन का जो यहाँ पर कारण है ये कथन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए कथन को अगर देखें, फार्मिक एसिड जैसे चींटी काट लेती हैं या ततैया काटती है ना, जो इनके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। और यहाँ पर एसिटिक एसिड क्या है, सिरका होता है। तो सिरका तो आप देखिए आसानी से खा सकते हैं और उसका परिरक्षण में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो फार्मिक अम्ल है ये तेज होता है। तो वही बात यहाँ पर कह रहा था कि फार्मिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड से तेज है, तो ये बात सही है। यहाँ पर देखिए फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये भी यहाँ पर बात सही है। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर वो रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं हो रहा है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है, उनमें जकड़न या अकड़न लगने लगती है। वो किस कारण, तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है। जब आप अगर बहुत तेजी से दौड़ने लगें या दौड़ें या बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं तो आपके शरीर में जो थकान लगती है वो इसलिए लगती है क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वहाँ पर जमा हो जाता है। लैक्टिक एसिड एक्चुअली बनता कैसे है, जब आप बहुत तेज श्रम करते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति ऑक्सीजन के द्वारा जो कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रियम में जो जारण से जो ऊर्जा पैदा होती है उससे होता है। लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कोशिकाओं को नहीं मिल पाती है तो ऑक्सीजन न मिलने पर जो कोशिकाएं हैं वो बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कार्य करने लगती हैं। मतलब कि वो बिना ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसों से ऊर्जा लेने लगती हैं, अंदर उनका जो पदार्थ है या फिर कहें जो खाद्य पदार्थ है उसको विखंडित करके। तो इससे लैक्टिक अम्ल बनता है और उसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमें थकान का महसूस होता है। जब हम अगर मान लीजिए वहाँ पे मालिश कर देते हैं तो फिर ये लैक्टिक जब खून का संचार तेजी से बढ़ जाता है तो वहाँ पर ऊर्जा का संचार होने लगता है और थकान हमारी दूर हो जाती है। वह द्रव जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव होती हैं, जैसा कि वो क्या कहलाता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। नींबू खट्टा होता है क्योंकि उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में मुख्यतः क्या है, साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है यहाँ पर। तो देखिए लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। इसके बाद एसिटिक अम्ल जो है वो किसमें, सिरका में। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, नींबू, और जो नींबू ही तरह के सारे जो फल होते हैं उनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटायरिक अम्ल ये पाया जाता है दुर्गंध युक्त मक्खन में। अगर मक्खन सड़ जाता है तो उसमें ब्यूटायरिक अम्ल की उपस्थिति हो जाती है। एस्कॉर्बिक अम्ल, तो एस्कॉर्बिक अम्ल भी नींबू में पाया जाता है। माल्टोज ये माल्ट में, और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, और फार्मिक अम्ल जो है वो लाल चींटी में पाया जाता है। अभी हमने ऊपर फार्मिक अम्ल के बारे में डिस्कस किया था। तो लाल चींटी हो या फिर बर्र ततैया हो उनमें ये पाया जाता है। अचार के परिरक्षण में एसिटिक अम्ल यानी सिरका का प्रयोग किया जाता है। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल या दही में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, और शीतल पेय एवं सोडा वाटर जो होता है इसमें से कार्बोनिक अम्ल बनता है। और कार्बोनिक अम्ल जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से बनता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल होता है कौन सा, टार्टेरिक। तो टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं किसका, टार्टेरिक अम्ल का। सिरका एक जलीय घोल है किसका, एसिटिक अम्ल का। सिरका जो है वो कैसा है, एसिटिक अम्ल का घोल होता है। और सिरका बनाया कैसे जाता है, सिरका बनाया जाता है गन्ने के रस से। तो गन्ने के रस को किण्वित किया जाता है, उसके किण्वन के पश्चात सिरका बन जाता है, और ये सिरका अचार में डाला जाता है, और ये इसी प्रकार से खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ देखते हैं। अगला अपना ये टॉपिक है क्या है, विस्फोटक पदार्थ। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा
कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैसों में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर विस्फोट का कारण बनता है वो कौन सा है? मीथेन और वायु। जो खाने होती हैं, जैसे कोयला की खाने ही होती हैं, उनमें अधिकांशतः आग लग जाती है, तो आग लगने का कारण होता है उनमें मीथेन और वायु। मीथेन जो है वो वायु से क्रिया करके विस्फोट कर देती है और बहुत तेजी से उसमें जलन भी पैदा हो जाती है, मतलब कि वो बर्न हो जाता है और विस्फोट भी होता है। खानों में अधिकतम विस्फोट किससे होता है? यही मीथेन के साथ वायु के मिलने से वहाँ पर विस्फोट हो जाते हैं। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन यानी कि टीएनटी, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रेमीन मतलब कि आरडीएक्स तथा नाइट्रोक्लोरोफार्म में से विस्फोटक कौन सा नहीं है? तो इसमें जो नाइट्रोक्लोरोफार्म है ये विस्फोटक नहीं होता। क्लोरोफार्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग जो है वो चिकित्सा में भी किया जाता है। टीएनजी, टीएनपी, टीएनए तथा टीएनटी में से वह विस्फोटक का नाम जो नोबल तेल कहलाता है, यह नोबल तेल है, इसको बोलते हैं टीएनजी। टीएनजी को नोबल तेल भी कहते हैं। आरडीएक्स का आविष्कारक कौन सा है? या आरडीएक्स किसने आविष्कृत किया था? तो वो है हैनिंग द्वारा। हैनिंग ने आरडीएक्स का खोज किया था और ये आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ होता है। सत्य कथन ये है कि यहाँ पर दिया है कि आरडीएक्स एक विस्फोटक होता है। इसका उपयोग अधिकांशतः जैसे जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों को गिराने के लिए भी आरडीएक्स का उपयोग किया जाता है। आरडीएक्स का अन्य एक नाम जो है वो है साइक्लोनाइट। तो साइक्लोनाइट, आरडीएक्स ये दोनों सेम नाम है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के नाम हैं। फास्फोरस, ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से वह जिसे विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है वो है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है। कहाँ पे? एमाटोल में। तो एमाटोल में ये ट्राइग्लिसरीन जो है वो पाया नहीं जाता है। ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया तथा ऑक्सैलिक एसिड में से विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है कौन सा? ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का उपयोग विस्फोटक के रूप में भी किया जाता है। अगला फ्रेंड्स अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ईंधन, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्रम से हम आपको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको ये सारी जो भी केमिस्ट्री है इसको ख़त्म कर दें। इसके बाद आपको हम जीव विज्ञान के वीडियो भी दे रहे हैं और भूगोल और पॉलिटी, ये सारी चीज़ें भी इसमें से अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी फ्रेंड्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस चैनल के साथ में, और इस वीडियो का आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।